मुंबई शहर के नज़दीक वसई शहर में एक बगाई बीच है। 26 जुलाई 2021 को इस बीच के किनारे काफ़ी लोग घूम रहे थे और अब यहाँ पर खूब एंजॉय कर रहे थे। लेकिन तभी समुद्र की लहरों से एक बहता हुआ एक काले रंग का सूटकेस समुद्र के किनारे आता है और जैसे ही वह सूटकेस किनारे पर आता है तो कुछ लोगों की नज़र उस सूटकेस पर पड़ती है। सूटकेस को देखते ही लोगों के मन में कई तरह के ख्याल आने लगते हैं और फिर उन्हीं लोगों में से एक व्यक्ति उस सूटकेस को देखकर पुलिस को फ़ोन करता है और फिर थोड़ी ही देर में पुलिस बगाई बीच पर पहुंच जाती है। और जैसे ही पुलिस उस सूटकेस को देखती है तो पुलिस वाले को भी उस बैग को देखकर कुछ शक होने लगता है और जब उस सूटकेस को खोला जाता है तो पुलिस का शक यकीन में बदल जाता है। लेकिन उस सूटकेस के अंदर एक लाश थी और लाश की अजीब बात यह थी कि उस लाश का सिर नहीं था, यानी ये सिर कटी हुई लाश थी, लेकिन उस लाश के जिस्म पर पूरे कपड़े थे। इसके बाद पुलिस उस सूटकेस को अच्छे से चेक करती है और आसपास करीब 1 या 2 किलोमीटर के इलाकों में छानबीन की जाती है और पुलिस को कहीं ना कहीं लग रहा था कि वो हो सकता है इस लाश का सिर भी यहीं फेंका गया हो और हो सकता है वो उन्हें मिल जाए। लेकिन बहुत छानबीन करने के बाद भी पुलिस को लाश सिर नहीं मिलता है। इसके बाद उस मृतक शरीर को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भेज दिया जाता है और पुलिस उस सूटकेस की एक बार फिर से अच्छे से तलाशी करती है ताकि कहीं से उन्हें कोई सुराग तो मिले, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ और पुलिस अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट का आने का इंतज़ार कर रही है। लेकिन तभी उस लाश से ही कोई सुराग मिल गया और जिससे यह पता लगाया जा सके कि मरने वाली कौन थी, क्योंकि लाश को देखकर यह पता चल ही गया था कि यह किसी महिला की लाश है। और फिर कुछ दिन बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाता है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी कुछ खास पता नहीं चलता सिवाय इसके कि उस महिला के हाथों में मेहंदी लगी हुई थी और उस मेहंदी को देखकर पुलिस ने अनुमान यह लगाया कि यह किसी मुस्लिम महिला की लाश है, क्योंकि जिस तरीके से उसके हाथों पर मेहंदी लगी थी और जिस तरह के उसने कपड़े पहने हुए थे उससे पुलिस यही अंदाज़ा लगाती है। यानी इसके अलावा पुलिस के पास अभी तक कोई और जानकारी नहीं थी। इसके बाद पुलिस उस लाश की कुछ फ़ोटोज़ निकलवाया है और उन्हें आसपास के कुछ इलाकों में लगाया जाता है ताकि कहीं से इस लाश के बारे में कुछ सुराग मिल जाए, फिर कोई उसे ढूंढता हुआ पुलिस के पास आ जाए। और साथ ही वसई पुलिस द्वारा मुंबई के सभी पुलिस स्टेशन में भी यह सूचना दे दी जाती है कि अगर किसी महिला की कोई मिसिंग रिपोर्ट हो तो उन्हें इसी जानकारी दी जाए। लेकिन इतना कुछ करने के बाद भी पुलिस को इस लाश के बारे में कहीं से कुछ भी पता नहीं चला और ना ही कहीं से कोई सुराग मिला और अब पुलिस भी परेशान थी कि आखिर कैसे इस ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी को सुलझाया जाए। और इसी तरह छानबीन करते करते पुलिस को काफ़ी समय बीत जाता है। यानी 26 जुलाई को पुलिस को यह लाश मिली थी और अभी तक लगभग 6 महीने बीत चुके थे, मगर किसी भी पुलिस को कहीं से कुछ सुराग नहीं मिला था। और इस तरह छानबीन करते करते लगभग पूरा साल ख़त्म हो जा रहा था और फिर साल 2022 आ जाता है। लेकिन अच्छी बात यह थी कि पुलिस ने उस लाश का डीएनए ने सैफल उसके फ़ोटोज़ और कुछ कपड़े संभाल कर रख लिए थे। इसके बाद पुलिस ने उस लाश को मुस्लिम रीति रिवाज के साथ मुंबई के एक कब्रिस्तान में दफन करवा दिया था। इसके बाद समय बीतता गया और इसी तरह लगभग 14 महीने बीत जाते हैं और अब तक भी पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला था। लेकिन फिर अचानक ही 29 अगस्त को यानी 14 महीने बाद एक व्यक्ति मुंबई के एक पुलिस स्टेशन में आता है और वहां आकर वह कहता है कि मेरी भतीजी पिछले करीब 14 महीने से घर से गायब है और हमें उसका कोई पता नहीं लग रहा है कि आखिर वह अचानक कहां चली गई है। इसके बाद वह व्यक्ति अपनी भतीजी के लापता होने की रिपोर्ट लिखवाता है। वह अपनी भतीजी का नाम सानिया बताते हैं और कहते हैं कि मैं सानिया का चाचा हूं और मैं कर्नाटक के बेलगाम में से आया हूं। पुलिस उनसे पूछती है कि आपकी भतीजी को लापता हुए करीब 1 साल से ज़्यादा समय बीत चुका है और इतने दिन बाद अपनी भतीजी को मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने आए हैं, यानी इतने दिन तक आप कहाँ थे।
और क्या कर रहे थे, और आपकी भतीजी यहाँ मुंबई में क्या करती थी। वह पुलिस को बताते हैं कि सानिया अनाथ है, यानी उसके माँ बाप नहीं हैं, और मैंने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया है। सानिया के चाचा ठीक ठाक परिवार से थे, यानी वह फाइनेंशियल भी स्ट्रांग थे, और साल 2017 में उन्होंने सानिया की शादी मुंबई के नाला सुपाड़ा में रहने वाले आसिफ शेख से की थी, और उस समय आसिफ सऊदी अरब में नौकरी करता था। उन्होंने बताया कि सानिया और आसिफ की अरेंज मैरिज हुई थी, लेकिन उस दोनों की सहमति से हुई थी, और वह दोनों ही इस शादी से बहुत खुश थे। और फिर 2019 में सानिया ने एक बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने अमायरा रखा, क्योंकि यह एक खुशहाल परिवार था। लेकिन अब इसके घर में एक और नई खुशी आ गई थी। सानिया के चाचा जावेद ने पुलिस से आगे बात की। अक्सर अपनी बेटी सानिया को हमारे फ़ोन पर बात करते हुए रहती थी, लेकिन अचानक से उसने हमारा फ़ोन उठाना बंद कर दिया था, और फिर कुछ दिन बाद उसका फ़ोन हमेशा के लिए स्विच ऑफ हो गया। फिर 8 जुलाई 2021 को जब सानिया की दादी की मृत्यु हो गई थी, तो हमने उस समय भी उसे बताने के लिए फ़ोन किया था, लेकिन उस दिन से उसने हमारा फ़ोन उठाना ही बंद कर दिया था। और फिर कुछ दिनों के बाद उसका फ़ोन स्विच ऑफ आने लगा। हमारी तो उससे कभी भी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ था। उन्होंने पुलिस को यह भी बताया कि हमारी कभी भी सानिया के पति आसिफ से बात नहीं होती थी, और ना ही वह खुद फ़ोन करके हमसे बात करता था। और जब सानिया फ़ोन नहीं उठा रही थी, तो हमने आसिफ को फ़ोन किया था, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से हम सानिया से मिलने नहीं जा रहे थे। लेकिन जब हम भी आसिफ को फ़ोन करके कहे थे कि सानिया से हमारी बात करा दो, तो वह कहता था कि आपने रॉन्ग नंबर पर कॉल किया है। इसके बाद पुलिस ने सानिया के चाचा जावेद से सानिया के ससुराल का एड्रेस पूछा, तो जावेद शेख ने पुलिस को एक और अजीब बात बताई। जावेद शेख ने बताया कि सानिया के ससुराल वाले नाला सुपाड़ा के अचौले में रस्मी रिजेंसी अपार्टमेंट में रहते थे। क्योंकि उनके ससुराल में जॉइंट फैमिली थी, इसलिए वह सभी लोग साथ में ही रहते थे। जावेद शेख ने बताया कि सबसे पहले वह अपनी बेटी के ससुराल ही गए थे, क्योंकि वह वहां पर पहले भी आते जाते रहते थे, तो उन्हें अच्छे से पता था कि उनका घर कहाँ है। लेकिन जब वह इस बार नाला सुपाड़ा में आफिस के घर पहुँचे, तो वहाँ पर उन्हें सानिया के ससुराल वाले में से कोई भी नहीं मिला था। फिर उन्हें आसपास के लोगों से पूछने पर पता चला कि आसिफ के परिवार ने तो अपना यहाँ घर बेच दिया है, और वह लोग अब कहीं और शिफ्ट हो गए हैं। यह सब जानकर जावेद शेख उस समय बहुत परेशान हुए थे। एक तो बेटी के बारे में उन्हें कुछ पता नहीं चल रहा था, और उनके ससुराल वाले भी अपना यह घर बेचकर कहीं और चले गए थे, और अब यह भी पता नहीं कि वह कहाँ पर गए हैं, यानी अब उनको कहाँ ढूंढा जाए। जावेद शेख के साथ उनके कुछ रिश्तेदार भी आए हुए थे, क्योंकि इस उम्र में वे अकेले कर्नाटक से मुंबई नहीं आ सकते थे। नाला सुपाड़ा में उनके पड़ोसी को भी नहीं पता था कि आसिफ का परिवार कहाँ गया है। जावेद शेख परेशान थे कि अब बेटी को कैसे ढूंढा जाए, क्योंकि जावेद थोड़े पुराने ख्यालात के व्यक्ति थे, इसलिए वे अपने फ़ोन में नंबर सेव करने के बजाय एक छोटी सी डायरी में लिख कर रखते थे। चाचा जावेद ने अपनी इस फ़ोन बुक में देखना शुरू किया, तो उसमें उन्हें सानिया की सास का नंबर मिल गया। उन्होंने तुरंत उस नंबर पर फ़ोन किया, तो सानिया की सास ने फ़ोन उठा लिया। फिर चाचा जावेद ने उनसे बात की, और बताते हैं बातों बातों में सानिया की सास ने बताया कि उन्होंने अपना घर बेच दिया है और अब कहीं और शिफ्ट हो गए हैं। फिर उन्होंने जगह का नाम भी बताया। उन्होंने बताया कि मुमरा थाने डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा टाउन है, और वह वहीं पर रहते हैं। और सानिया की सास ने एक लैंडमार्क भी बताया कि इसके घर के पास एक बड़ा सा मैरिज हॉल है। सानिया की ससुराल का पता चलते ही जावेद शेख तुरंत अपने जानने वाले के साथ मुमरा पहुंचते हैं, और फिर उस मैरिज हॉल के पास पता करते करते यह लोग सानिया के ससुराल पहुंच जाते हैं। वहां पर इनका बहुत अच्छे से स्वागत किया गया, और घर पर सानिया की सास ससुर, उसका देवर यानी यासीन और पति आफिफ भी था। उसकी बेटी अमायरा भी थी।
यानी सभी लोग तो मौजूद थे, लेकिन सानिया कहीं नहीं दिखाई दे रही थी। जावेद शेख ने आसिफ से पूछा कि सानिया कहाँ पर है, उसको बुलाओ। तो इस पर आसिफ ने उन्हें एक अजीब कहानी सुनाई। उसने कहा कि जुलाई 2021 में एक दिन वह सुबह को जब उठे तो उनको एक लेटर मिला था, और वह लेटर सानिया ने लिखा था। उसमें लिखा था कि मुझे किसी और से प्यार हो गया है और मुझे अब तुम्हारे साथ नहीं रहना है, मैं उसके साथ रहने के लिए जा रही हूँ। यानी सानिया अपना घर छोड़कर अपने आशिक के साथ भाग गई। और यह सब पढ़कर आसिफ का पूरा परिवार दुखी हो गया था कि सानिया का किसी के साथ अट्रैक्ट में अफेयर था, वह उसी के साथ भाग गई है। यानी उसने अपने पति और बेटी का भी ख्याल नहीं किया। आसिफ ने बताया कि वह लेटर उसने संभाल कर रख लिया था। फिर उसने वह लेटर सानिया के चाचा जावेद को भी दिखाया। इसके आगे जावेद ने पुलिस को बताया कि वह लेटर उन्होंने भी पढ़ा था। सानिया के ससुराल वाले की सारी बातें सुनने के बाद सानिया के चाचा और दूसरे रिश्तेदार मुंबई में जहां पर ठहरे हुए थे वहां चले गए। चाचा जावेद को सानिया की इस हरकत से बहुत दुख पहुंचा था, लेकिन उन्हें इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था और उनका दिल भी नहीं मान रहा था, क्योंकि सानिया को तो मैंने बचपन से पाल पोस कर बड़ा किया था और वह अच्छी तरह से समझते थे कि सानिया ऐसा नहीं कर सकती, और अगर वह कहीं जाती भी तो वह उनसे रिश्ता कभी नहीं तोड़ती। और इन्हें चीज़ों को लेकर जावेद से 2-3 दिनों तक बहुत सोचते रहे, क्योंकि इस बात को उनका मन नहीं मान रहा था कि फिर 29 अगस्त 2022 को वह मुमरा पुलिस स्टेशन पहुँचे और वहाँ की पुलिस ने उनसे कहा कि आपकी बेटी नाला सुपाड़ा के अचौले थाना क्षेत्र के अंतर्गत से गायब हुई थी, इसलिए आपको वहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर वह भी कंप्लेन लिखाते तो फिर भी उन्हें हमें नाला सुपाड़ा के थाने में ही ट्रांसफ़र करना पड़ता। और फिर उसी दिन जावेद शेख नाला सुपाड़ा के अचौल पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और वहां की पुलिस ने सानिया शेख की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करा ली और फिर तुरंत ही छानबीन शुरू कर दी। जावेद शेख को यकीन नहीं था कि सानिया किसी के साथ भाग सकती है। उन्हें लग रहा था कि जरूर उसके साथ कुछ तो हुआ है। और रिपोर्ट लिखवाने के बाद जावेद शेख अपने घर चले जाते हैं और फिर पुलिस ने जावेद शेख की बातों पर विश्वास करते हुए मुंबई इलाके के सभी थाना में सूचना दे दी कि जुलाई 2021 या फिर इसके बाद के कितने भी अनसोलर केस हैं, यानी जिनमें किसी की लाश मिली हो और उनकी पहचान ना हुई हो, और अगर ऐसा कोई केस है तो उनकी फ़ाइल हमें भेजी जाए। और फिर 26 जुलाई 2021 को वसई के बीच से मिली उस सर कटी लाश का केस सामने आता है और इत्तेफाक से यह भी एक मृतक महिला थी और उसकी कद काठी भी सानिया की कद काठी से मेल खा रही थी। और अगले दिन भी अचौल पुलिस ने सानिया के चाचा जावेद को थाने में बुलाया और उनको उस मृतक की तस्वीर और वह मेहंदी की डिज़ाइन, इसके अलावा और भी कई चीज़ों की फ़ोटोज़ दिखाई। जावेद से उस मृतक के शरीर के कपड़े को तुरंत पहचान जाते हैं। उन्होंने कहा कि ये उनकी बेटी सानिया के जैसी लग रही है, क्योंकि वो भी ऐसे ही कपड़े पहनती थी। और सानिया जब कभी कतार अपनी बेटी अमायरा को दिखाने के लिए उन्हें वीडियो कॉल करती थी तो उस समय जावेद शेख ने सानिया को ऐसे कपड़े पहने हुए देखा था। इसके बाद सानिया के ससुराल वाले को भी अचौले पुलिस स्टेशन बुलाया गया। उन्होंने भी फ़ोटोज़ दिखाई गई, लेकिन वह लोग उस मृतक को पहचानने से इनकार कर देते हैं और वह लोग अपनी बात पर ही अड़े रहे कि सानिया तो किसी के साथ भाग गई है। और उनका इस बात पर विश्वास करने की वजह थी कि वह लेटर जो आसिफ को मिला था। फिर अचौले पुलिस ने वह लेटर आसिफ से ले लिया और उसे एक्सपर्ट्स के पास जांच के लिए भेज दिया गया। हालांकि सानिया के ससुराल वाले अब थोड़े घबराए हुए लग रहे थे और उस दिन उन्हें
धड़ की फ़ोटो दिखाने के बाद घर भेज दिया गया। इसके बाद चाचा जावेद शेख से थोड़ी और पूछताछ की जाती है कि क्या आपको सानिया के ससुराल वालों पर कोई शक है, और अगर है तो क्यों है। सानिया के चाचा जावेद ने कहा कि शादी के शुरू में तो दहेज को लेकर घर की थोड़ी लड़ाई हुई थी और फिर समय के साथ साथ सब कुछ ठीक हो गया था, लेकिन जब अमायरा पैदा हुई थी तो उस बच्ची को लेकर सानिया और उसके ससुराल वालों के कुछ मनमुटाव चल रहा था। लेकिन सानिया ने कभी भी खुलकर इस बारे में अपने चाचा जावेद शेख से कुछ नहीं बताया था, इसलिए उन्हें इस बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं था। और जो लाश वसई के बीच से मिली थी, केवल कह देने भर से यह सानिया की नहीं मानी जा सकती थी, क्योंकि उसको कोर्ट से साबित भी करना पड़ता और उसके पुख्ता सबूत होने चाहिए थे। और फिर पुलिस ने डीएनए जांच के लिए सानिया के पति आफिस और उसके 1.5 साल की बच्ची अमायरा के ब्लड सैंपल ले लिए और उस लाश के सैंपल को कॉलिना लैब में पहले ही सुरक्षित रखे हुए थे। इसके बाद उस तीनों का डीएनए टेस्ट हुआ, एक दूसरे से मैच करके देखा जाता है। पहले आसिफ शेख का डीएनए टेस्ट उसकी बेटी से मैच किया जाता है तो वह मैच हो जाता है, और फिर उस सिर कटी लाश का डीएनए टेस्ट आसिफ की बेटी अमायरा से मैच कराया जाता है तो अमायरा का डीएनए टेस्ट उस लाश से मैच हो जाता है। और अब इससे यह तो साफ हो गया था कि वह लाश अमायरा की मां यानी सानिया की ही है। इसके बाद पुलिस ने तुरंत 15 सितंबर 2022 को आसिफ शेख को अरेस्ट कर लिया। इसके बाद पुलिस उनसे पूछताछ करती है। पहले तो आसिफ पुलिस को भटकाने की कोशिश करता है, लेकिन जब पुलिस उससे कड़ाई से पूछताछ करती है तो आसिफ आखिरकार टूट जाता है और स्वीकार कर लेता है कि उन्हें ही अपनी पत्नी सानिया शेख की हत्या की है। और वह लेटर भी आसिफ ने ही लिखा था, क्योंकि वह हैंडराइटिंग भी आसिफ की ही थी, ना कि सानिया की। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार आसिफ ने बताया था कि उसने यह कत्ल इसलिए किया था क्योंकि उनको शक था कि उनकी पत्नी सानिया का किसी के साथ अफेयर चल रहा है। लेकिन एक रिपोर्ट में यह भी था कि आसिफ का किसी दूसरी लड़की से अफेयर था और यह बात सानिया को पता चल गई थी, और सानिया को रास्ते से हटाने के बाद ही वे दोनों शादी कर सकते थे, इसलिए आसिफ ने उनकी हत्या कर दी। आसिफ ने यह भी बताया था कि इस हत्या में उसके परिवार वालों का कोई हाथ नहीं है और यह सब उसका ही प्लान था। और जांच में यह भी पाया गया था कि आसिफ की पहले भी एक शादी हो चुकी थी, लेकिन आसिफ ने उस लड़की से तलाक ले लिया था क्योंकि उसे पहली पत्नी का किसी और के साथ अफेयर था। अब सवाल यह था कि जब आसिफ ने उस लड़की को तलाक दे दिया था तो फिर वह सानिया को तलाक क्यों नहीं दे सकता था, और यही सवाल पुलिस के मन में भी उठ रहा था। इसके बाद जब पुलिस ने आसिफ के घर वालों से पूछताछ की तो इस केस में एक और कहानी पुलिस के सामने आई। पूछताछ के दौरान आसिफ के पिता हनीफ और भाई यानीफ दोनों ही पुलिस की सख्ती के सामने टूट जाते हैं और उन्होंने ही यह स्वीकार कर लिया कि सानिया की हत्या करने में उन दोनों का भी हाथ है। लेकिन इधर आसिफ का कहना था कि इस हत्या में सिर्फ उसका ही हाथ था, तो फिर उसके पिता और भाई ने कैसे यह जुर्म स्वीकार कर लिया था। दरअसल हुआ कुछ यूँ था कि जब 2021 में आसिफ का पूरा परिवार नारा सुपारा के घर में रहता था तो 21 जुलाई को बकरीद का त्यौहार था। सुबह को सानिया उठती है और नहा धोकर तैयार होती है, फिर वह खाना बनाने के लिए किचन में चली गई। उस दिन शाम को उसने यहाँ मेहमान भी आने वाले थे, लेकिन अजीब बात यह थी कि उस दिन घर पर सानिया के अलावा उसका पति, ससुर और देवर, बस यह 3 लोग ही थे। इसके अलावा घर के जितने भी लोग थे वह सब मुमरा चले गए थे और सानिया की बेटी को भी वहीं भेज दिया गया था। मुमरा और आसिफ की सगी बहन का ससुराल था। इधर सानिया के ससुराल की बात करके तो उस दिन बकरीद का त्यौहार था, इसलिए उन्होंने बकरे काटने वाले चाकू छुरे भी तैयार करके रखे थे और घर पर रस्सी भी रखी हुई थी। इसके बाद आसिफ, यासीनी और हनीफ उन तीनों ने एक बड़े से टब में पानी भर दिया और बेचारी सानिया को उसके लिए किचन में खाना बना रही थी। यह तीनों हैवान मिलकर उसे पकड़ लेते हैं और उसके हाथ पैर बांधकर उन्हें पानी में
पानी से भरे टब में डाल देते हैं। सानिया उस टब में डूबने लगती है। हाथ पैर बंधे होने के कारण सानिया कुछ भी नहीं कर पाती रहती है। फिर थोड़ी देर के बाद सानिया ने दम तोड़ दिया। उसके बाद वह तीनों उसको बाहर निकालते हैं और लेकिन अभी भी उन तीनों को लग रहा था कि शायद सानिया जीवित है। इसके बाद आसिफ ने अपनी पत्नी का गला दबाया और बहुत देर तक दबाए रखा। फिर बकरा काटने वाले छोड़े से आसिफ सानिया के सर को काट के अलग करने लगता है, लेकिन उस हैवान ने सानिया का गला अभी आधा ही काटा था कि खून को देखकर आसिफ की हालत ख़राब होने लगी और जब वह बेहोश होने लगा तो फिर सानिया के ससुर हनीफ ने आसिफ से वो छुड़ा ले लिया और अपनी बहू के सर को धड़ से अलग कर दिया। और फिर सानिया के शरीर को ठिकाने लगाने के लिए सबसे पहले उन्होंने एक इलेक्ट्रिक ट्रिमर से सानिया के कटे हुए सर के बाल काट दिए और सानिया के होठों के पास एक तिल भी था। उस तिल से चेहरे की पहचान की जाती थी, लेकिन इसलिए उन्होंने चाकू से उसे भी साफ कर दिया। यानी अब सानिया के सिर का ऐसा हाल हो गया था कि अगर पुलिस को भी मिल जाए तो पहचान नहीं कर सकते थे और बिना सर के धड़ की तो पहचान हो ही नहीं सकती थी। और जो सानिया के बाल काटे गए थे उन्हें घर में ही जला दिया जाता है। इसके बाद उनके सर को एक काले रंग के प्लास्टिक बैग में भरकर आफिस और यासीन बाइक से निकल जाते हैं। ये दोनों समुद्री खाड़ी के पास जाते हैं और वहीं पर उन्होंने सानिया के सर को समुद्र में फेंक दिए। सानिया उन्हें बहाकर कहीं और ले गए। फिर घर आकर आसिफ सानिया के धड़ को एक बैग में पैक करता है। इसके बाद वह अपने बहनों यूसुफ शेख को कॉल करता है। क्योंकि उसका बहनोई मुंबई में कैब ड्राइवर था, इसलिए आसिफ ने यूसुफ से फ़ोन पर कहता है कि आप जल्द से जल्द अपनी कैब लेकर घर पर आओ। और यह दोपहर का समय था। यूसुफ मतलब उसका बहनोई तुरंत आसिफ के घर आ जाता है और फिर उसको भी इस हत्या के बारे में बताया जाता है। इसके बाद ये लोग लाश के भरे उस बैग को गाड़ी में रख कर वसई बीच पर जाते हैं और समुद्र के अंदर जाकर बैग को फेंक देते हैं। उन्होंने सोचा था कि समुद्र उन्हें बहाकर कहीं दूर ले जाएगा। इसके बाद वो लोग अपने घर आ जाते हैं। फिर उन्होंने घर से सानिया के खून को साफ किया और जो परिवार बहन के घर पर गया हुआ था उन सबको भी घर वापस बुला लिया गया था और फिर अच्छे खाने पकाए गए और शाम को उनके घर पर मेहमान भी आते हैं और अच्छी तरह से खाना पाना होता है। और यह लोग अपने रिश्तेदारों के सामने ऐसे रिएक्ट कर रहे थे जैसे उनके घर में कुछ हुआ ही नहीं ना हो। इस बयान को सुनने के बाद पुलिस उसके बहनोई को भी अरेस्ट कर लेती है। और लेकिन अब सवाल यह था कि आखिर इस पूरे परिवार ने मिलकर सानिया के खिलाफ इतनी भयानक साजिश क्यों रची थी और उसकी हत्या का मोटिवेशन क्या था, यानी उसकी हत्या करने का कारण क्या था। दरअसल जब 2017 में सानिया की शादी आसिफ से हुई थी और फिर 2019 में उनको एक बेटी पैदा हुई जिसका नाम उन्हें अमायरा रखा। हालांकि कई साल पहले आसिफ की बहन भी शादी हो चुकी थी, लेकिन उसको कोई बच्चा नहीं था। अमायरा के पैदा होने से पहले ही उनके घर में यह बात होने लगी थी कि सानिया को जो बच्चा होने वाला है वह बच्चा सानिया आसिफ की बहन को दे देगी। और यह बात आसिफ की बहन ने भी कही कि आसिफ को अपनी बहन की इस बात को मान लेता है। लेकिन सानिया को जब यह बात पता चलती है तो वह उसका विरोध करती है। लेकिन उस समय आसिफ फिर से सऊदी अरब चला गया और इधर सानिया अकेले ही पूरे परिवार से लड़ती रही कि वह अपना बच्चा किसी को नहीं देगी। सानिया का कहना था कि यह उसका पहला बच्चा है और अगर यह उसका दूसरा बच्चा भी होता तब भी वह अपना बच्चा किसी को ना देती। सानिया का कहना था कि वह लोग किसी अनाथ आश्रम जाकर बच्चा गोद ले सकते हैं।
इससे किसी अनाथ का भी भला हो जाएगा। लेकिन आसिफ की बहन को भी जिद थी कि मुझे सानिया की बेटी अमायरा ही चाहिए। और फिर एक दिन किसी बात को लेकर सानिया के ससुर ने उससे बहुत मारा पीटा, जिसकी सानिया ने अचौल पुलिस स्टेशन जाकर कंप्लेन दर्ज कराने की कोशिश की थी। लेकिन रिश्तेदारों के समझाने पर कंप्लेन को वापस ले लिया गया था। और फिर 2020 में कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन लग गया, जिसकी वजह से आसिफ सऊदी अरब में ही फंसा रह गया था। लेकिन सिर्फ 2021 के शुरुआती दिनों में किसी तरह से आसिफ भारत आता है। यह वहाँ किसी शिपिंग कंपनी में काम करता था और आसिफ की भी यही जिद थी कि हम अमायरा को उसकी बुआ को ही दे देंगे, क्योंकि उसका कोई बच्चा नहीं है। और इसी बात को लेकर घर में झगड़ा बढ़ता गया, यानी अब पूरा घर एक तरफ हो गया और सानिया अपनी बेटी के लिए एक तरफ थी। और ससुराल वालों ने सानिया को मना कर रखा था कि अब वह अपने घर वालों से कोई बात नहीं करेगी। और यही वजह थी कि सानिया ने 8 जुलाई 2021 से अपने घर वालों का फ़ोन उठाना बंद कर दिया था। और फिर 21 जुलाई को सानिया की हत्या कर दी गई थी। इसके बाद सानिया का फ़ोन भी स्विच ऑफ हो गया था। और फिर हत्या के दिन बाद वह बैग्स वसाई बीच के किनारे पर आता है। फिर सानिया के चाचा जावेद शेख ने करीब 1 साल के बाद सानिया की गुमशुदगी की रिपोर्ट दिखवाई थी। हालांकि पुलिस इस हत्या में इस्तेमाल किए गए छुरे और सानिया के सिर को बहुत कोशिश करने के बाद भी बरामद नहीं कर सकी थी। वैसे इस केस को सुलझाने में वसई पुलिस की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही। वसई पुलिस ने न केवल उस सिर कटी लाश की अलग अलग तस्वीर खींचकर अपने पास रख ली थी, बल्कि ज़रूरत के लिए उस लाश का DNA सैंपल भी सुरक्षित रख लिया था। और फिर यही सबूत इस ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी को सुलझाने में बहुत महत्वपूर्ण साबित हुई और उसकी वजह से आज कातिल कानून के शिकंजे में है। सानिया की हत्या के बाद उसकी बेटी अमायरा अपनी बुआ के घर पर ही रहने लगी थी। अगर वर्तमान समय में इस केस के बारे में बात करें तो सानिया का पति आफिस, देवर यासीन और ससुर हनीफ और आसिफ का बहनोई, यह सभी लोग जेल में बंद हैं और यह लोग ज़िंदगी भर जेल में ही रहेंगे। आपको ये स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। धन्यवाद।